समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। उससे रिलेटेड क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जिससे आप लोगों का सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 2.1, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2.1, जो आपका पेज नंबर की बात करूँ तो पेज नंबर कितना है, 38। पेज नंबर 38 पे गिवन है। तो एग्जाम्पल क्या है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol यानी कि C2H6O2 बाई मास। ठीक है, तो यहाँ पे मास परसेंटेज का कंसेप्ट भी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि दो कंसेप्ट यहाँ पे मिक्स है। पहला तो मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है, साथ ही साथ मास परसेंटेज का कंसेप्ट हमें यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन निकलना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2। एक सॉल्यूशन पे जहाँ पे 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है बाय मास, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि अगर बाय मास बोला है और नंबर के साथ परसेंटेज है तो वो बेसिकली किसके फॉर्म में दिया हुआ है, मास परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, तो किसके फॉर्म में दिया हुआ है, मास परसेंटेज के फॉर्म में। तो 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास का मतलब होता है 20 ग्राम। अच्छा, इस सबसे ठीक है, क्या है सबसे पहले समझो कि 20% C2H6O2 बाय मास का मतलब क्या होता है कि 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 इन अच्छा, यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्या बोला है, सॉल्यूशन बोला है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि कोई अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, है ना, सॉल्यूट गिवन है और सॉल्वेंट गिवन नहीं है, डायरेक्टली सॉल्यूशन के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया गया है, तो आप लोगों को सॉल्वेंट के फॉर्म में क्या कंसीडर करना है, वाटर कंसीडर करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या गिवन है, सॉल्यूशन के फॉर्म में गिवन है ना, सॉल्यूशन के फॉर्म में गिवन है। तो अगर सॉल्यूशन के फॉर्म में गिवन है और कोई सॉल्वेंट है ना वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो वहाँ पे इन जनरल हमें सॉल्वेंट क्या कंसीडर करना है, सॉल्वेंट हमारा वाटर को ही कंसीडर करना है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। तो इस केस में भी सॉल्यूशन के फॉर्म में गिवन है और यहाँ पे सॉल्वेंट हमारा मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट क्या कंसीडर करेंगे, वाटर कंसीडर करेंगे। अभी आप लोग बोलोगे कि भैया आप लोग यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर को क्यों कंसीडर कर रहे हो, इथाइलिन ग्लाइकोल तो यहाँ पे एक कंपोनेंट है, ये भी तो सॉल्वेंट हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट पे होता है। तो आप बोलोगे कि भैया कैसे सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट होगा इस पर्टिकुलर केस में, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास का मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जहाँ पे इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्योंकि सॉल्वेंट आपका गिवन नहीं है तो हमने ये एज्यूम किया कि सॉल्वेंट वाटर है और वाटर का ही सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया गया है, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में ही डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास का मतलब होता है 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन 80 ग्राम ऑफ वाटर
रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यही तो होता है मास परसेंटेज का कंसेप्ट, यही तो होता है मास परसेंटेज का कंसेप्ट। तो क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है, सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड फेज में है, सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड फेज में है, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, लिक्विड फेज में है। तो आप यहाँ पे 80 ग्राम कैसे लिख सकते हो? तो मैंने आप यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम। तो अगर हमें वाटर का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना दिया हुआ है वाटर का 80, और डेंसिटी वाटर का पता है क्या होता है, हम कंसीडर करते हैं 1, है ना। तो क्या आ जाएगा, 80 ml आ जाएगा, क्या आ जाएगा 80 ml। यानी कि चाहे आप यहाँ पे 80 ग्राम लिखो या 80 ml लिखो, वाटर के केस में दोनों क्या है, दोनों सेम है। क्या है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। तो क्या दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि वाटर 80 ग्राम बोलो, क्योंकि कैसे आया ये आपको पता है ना, 80 ग्राम बोलो या 80 ml बोलो, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है। तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्वेंट यानी कि हमारा वाटर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और जो 20 इथाइलिन ग्लाइकॉल है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये आपको पता है ना। 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास का मतलब क्या आता है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ तो सिर्फ मैंने इसको डिस्कस किया। अभी मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन हमें निकालना है सबसे पहले, ठीक है। अभी देखो इसको समझो कि नंबर ऑफ मोल्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यही तो फॉर्मूला है ना, अभी तो पढ़ा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि N ऑफ C2H6O2, ठीक है, सफिक्स में, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना, यही तो होगा ना। दिस इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, तो बेसिकली यही हमारा फॉर्मूला आ गया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हम यानी कि X ऑफ C2H6O2, तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में हमने ये कंसिडर किया। अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालना है, जो कि यहाँ से फॉर्मूला आता है। अब हमें क्या निकालना है, हम यहाँ इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2, ये फाइंड आउट करना है। और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अभी आप लोगों को पता है कि मोल फ्रैक्शन का ये तो फॉर्मूला है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। तो वो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो इसको डिटेल में ही लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट, है ना, गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट क्या होता है, गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ द कंपोनेंट, मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, इसको छोटा करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट, है ना। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स निकलने का फॉर्मूला। अभी इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट हमें पता है n, और गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट, गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि मोलर मास अगर हमें पता है और अगर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास गिवन है ना, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या निकाल सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इज इक्वल टू W बाई M, जहाँ पे W इज द गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट एंड M इज द मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालने का, तो हमें एक ज़रूरत क्या पड़ी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का, और नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए किसका, वाटर का। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें किसकी दो चीज़ों की ज़रूरत है, गिवन वेट का और मोलर मास का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो तो क्या बोला है कि 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास का मतलब होता है 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इन 80 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो क्या हमें यहाँ से ये पता लगा कि इस इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का मास क्या गिवन है, यहाँ पे हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मास है यहाँ पे गिवन है इथाइलिन मास, गिवन है मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है 20 ग्राम, और मास ऑफ है ना वाटर कितना है, मास ऑफ वाटर कितना है 80 ग्राम। ठीक है, ये हमें पता है, और हमें अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मोलर मास चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। ठीक है, तो हमें अब कैलकुलेट करते हैं कि मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2, तो 2 कार्बन है और एक कार्बन का कितना होता है मोलर मास 12, प्लस हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1 × 6, प्लस 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए 1 तो 6, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इंटू 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा 24 + 6 + 32। तो ओवरऑल जो हमारा मोलर मास आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना आ गया 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, 62 ग्राम पर मोल। और मोलर मास ऑफ वाटर आपको पता है कितना होता है, मोलर मास ऑफ वाटर हमें पता है कि कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, अभी हमें है ना, हमारे पास क्या है, गिवन मास है वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल का, और मोलर मास भी है इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का। क्या हम अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके है ना, गिवन मास है 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, इथाइलिन ग्लाइकोल का 62 है ना, ये ग्राम पर
मोल। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना आ जाएगा 0.322 मोल। ठीक है, 0.322 मोल। उसी जगह अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करोगे तो गिवन मास ऑफ वाटर कितना है 80 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास कितना आता है 18 ग्राम पर मोल। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे सो इट विल बी कम अराउंड 4.44 मोल, है ना। ग्राम ग्राम यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मोल इन्वर्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो हमने क्या निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिया। अब हमें इस फॉर्मूला में इसको पुट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, देयरफॉर क्या अब हम ये लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 is equal to number of moles of C2H6O2 plus divided by number of moles of C2H6O2 plus number of moles of water। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना आया 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.44। ठीक है, 4.44। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे सो नंबर मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा 0.068। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ये आएगा मोल, नीचे भी आएगा मोल, तो मोल कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यूनिटलेस हो जाएगा। ठीक है, यूनिटलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान करके यहाँ पे लिख लो, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट कि मोल फ्रैक्शन हैज़ अच्छा इसको बाद में नोट करके लिखवा दूंगा। ठीक है, बाद में नोट करके इसको लिखवा दूंगा। तो यहाँ पे कितना आया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कितना आया 0.068। ठीक है, ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो हमें क्या पूछा है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालने को बोला है कि नहीं, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालने को बोला है। और अगर दोनों कंपोनेंट का निकालने बोलता यानी कि वाटर का निकालने बोलता तो सिमिलर फॉर्मूला विल बी यूज्ड, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, therefore mole fraction of water will be the number of moles of water divided by total number of moles, यानी कि number of moles of C2H6O2 plus number of moles of H2O। ठीक है, तो क्या आएगा इसकी वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना है 4.44 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.44। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी कम अराउंड 0.932, है ना, 0.932। ठीक है, 0.932। तो इसको ऐसे लिखने की बेसिकली ज़रूरत नहीं थी, आप इसको फॉर्मूला में पुट करके भी निकाल सकते हो। और मैंने आप लोगों को बताया कि द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे जीटा ऑफ C2H6O2 प्लस एक्स ऑफ वाटर ये किसके बराबर है 1। तो हम लोगों को हमने कैलकुलेट किया, तो इसको हमें फॉर्मूला पे बैठा के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सीधा आप लोग इस फॉर्मूला में पुट करोगे। सो इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ऑफ C2H6O2 हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है 1 माइनस 0.322, तो ये क्या आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी कम अराउंड 0. है ना 0. कितना है मोल फ्रैक्शन आया 0.068 आया, तो इट विल बी कम अराउंड 0.932। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो।
ठीक है, आप फार्मूला पे बैठा के भी निकाल सकते हो और इस फार्मूला का इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हो। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अभी एक चीज़ नोट करके लिख लो, है ना, एक चीज़ नोट करके लिख लो कि मोल फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट। क्या नहीं होता कि मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। मोल फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक सिमिलर क्वेश्चन है, एक सिमिलर क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करते हैं कि ये आपके इंडेक्स क्वेश्चन है बेसिकली। इतना समझ में आ गया। ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोगों को जल्दी हो जाएगा। इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है, ये इंडेक्स क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन क्या है? इंडेक्स क्वेश्चन 2.2 क्या है? क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing 30%। यहाँ पे भी मास परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इन CCl4, है ना, इन CCl4। तो यहाँ पे देखो अभी सॉल्वेंट यहाँ पे गिवन है ना, सॉल्वेंट यहाँ पे गिवन है, तो सेम 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 है। देखो मैं क्यों बोला था कि मास परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मोल फ्रैक्शन का भी न्यूमेरिकल में मास परसेंटेज का कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई द कंसेप्ट मोल फ्रैक्शन इज वेरी वेरी important। also the concept of mass percentage is also very very important, ठीक है, concept of mass percentage is also very very important। तो 30% की 30% बेंजीन which is dissolved in 70% कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? 30% बेंजीन बाय मास और हमें सॉल्वेंट दिया हुआ है इन CCl4 का मतलब क्या होता है? इन CCl4 का मतलब होता है कि 30 ग्राम बेंजीन dissolve in 30% benzene, 30 gram benzene dissolve in 70 gram of CCl4 to form 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 30% बेंजीन बाय मास इन CCl4 का मतलब होता है 30 ग्राम बेंजीन डिजोल्व इन 70 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि वेट ऑफ बेंजीन यानी कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6 कितना होता है? हमें गिवन है 30 ग्राम। और दूसरा क्या? वेट ऑफ क्या होता है? CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है? 70 ग्राम। तो अब अभी हमें क्या चाहिए? बेंजीन का मोलर मास चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकलना होगा। यहाँ पे हर एक कंपोनेंट का निकालने बोला है, ठीक है, हर एक कंपोनेंट का निकालने को बोला है ना। देखो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन कंटेन, अच्छा बेंजीन का ही बोला है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वेट ऑफ द बेंजीन दिस, हमें ये पता चला इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से। अभी क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6, ठीक है। तो कितना होगा? तो कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 यानी कि कितना होता है? ये कितना हो जाएगा? 72 प्लस 6 यानी कि 78 ग्राम, है ना। मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा? मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा? 70 ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल। उसी तरह अभी मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 क्या आ जाएगा? कार्बन का 12 आ जाएगा, प्लस एक कार्बन है 12 प्लस
35.5, एक क्लोरीन का 35.5 होता है इंटू 4, है ना, इंटू 4। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, है ना, 12 प्लस 1 42, तो कितना आ जाएगा 154। टोटल कितना आ जाएगा 154 ग्राम पर मोल, 154 ग्राम पर मोल। तो अभी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन यानी कि C6H6। गिवन मास कितना है 30 बाई मोलर मास कितना आ गया 78। तो 30 डिवाइडेड बाय अगर आप 78 करोगे तो कितना आएगा आपका 0.384 आएगा, 0.384 मोल। ठीक है, उसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 निकालोगे तो ये कितना आएगा, गिवन मास कितना है 70 डिवाइडेड बाय 154, 70 डिवाइडेड बाय 154 करोगे तो आपका कितना आएगा 0.4545454, है ना, मोल आएगा। ये आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अभी हम क्या करेंगे, किसका नंबर ऑफ मोल निकालने का बोला है, बेंजीन का बोला है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना बोला है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। सो अगर आप ये करोगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है 0.384 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन यानी कि 0.384 प्लस डिवाइडेड बाय 0.454। तो इसको अगर आप सम करोगे तो कितना आता है 0.384 प्लस 0.454, तो ये कितना आता है 0.3838। तो इसको अगर जब कैलकुलेट करोगे 0.384 डिवाइडेड बाय 0.838, तो ये कितना आता है ऑलमोस्ट 0.458, यानी कि ऑलमोस्ट हम लिख सकते हैं 0.46, 0. क्या आता है 46, क्या आता है 0.46। ठीक है, कितना आता है 0.46। ठीक उसी जगह अगर हम क्या लिखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें CCl4 निकालना है तो क्या लिखेंगे हम डायरेक्टली 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6, यानी कि 1 माइनस 0.46, 0.46 क्या आ जाएगा, तो कितना आएगा 0.44। CCl का जो मोल फ्रैक्शन आएगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या आएगा 0.44। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सॉरी 44 क्यों, 0.44 क्यों, ठीक 54 आएगा ना, क्या आप कर रहा हूँ भाई। ठीक है, 0.54 आएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl ग्रेड क्या आएगा 0.5। इतना समझ में आ गया कि कैसे हमने किया। तो देखो मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का आप लोगों को न्यूमेरिकल कराया, लेकिन कॉन्सेप्ट किसके साथ रिलेटेड था, मास परसेंटेज के साथ रिलेटेड था। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है मास परसेंटेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको लोगों को डायरेक्टली नहीं देगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली नहीं देगा, आप लोग को घुमा फिरा के देगा। इसलिए हर एक कंसेप्ट को आपको डिटेल में डिस्कस करना और समझना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को डिटेल में जितना कुछ समझा गया सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये जो PDF नोट है मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ये सब, है ना, सब जितने भी मैंने आज पढ़ाया सब कुछ आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।